तो चलिए आज हम लोग क्या करते हैं, हिस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने क्या देखा था, तो इससे पहले हम लोग देखे थे वेद के बारे में, ठीक है। और वेद जो है आपका 4 तरह का होता है। आपका ऋग्वेद हो गया, उसके बाद में ऋग्वेद के बाद हो गया यजुर्वेद हो गया, सामवेद हो गया और अथर्ववेद हो गया, ठीक है। यह सबको हम इन डिटेल बता दिए थे कि वेद का जो है रचनाकार कौन किया था। तो कृष्णद्वैपायन वेद व्यास करके जो है वह वेद का रचना किए थे, ठीक है। समझ में आई बात। इसके बारे में इसका ब्राह्मण ग्रंथ जो है रह गया था, समझ में आ रही है, ब्राह्मण ग्रंथ रह गया था। टोटल जो है वेद तो शुरुआत में 3 गो ही था, इसीलिए इसको त्रैवेद कहा गया। और लास्ट में जो है ना अथर्ववेद जुट गया, इसीलिए यह क्या बन गया, 4 वेद बन गए, ठीक है। तो यह सब हम बात बता दिए थे। तो बेहतर होगा मेरे दोस्त कि कॉपी पे ले करके बैठिएगा और साथ में लिखते चलने का प्रयास करिएगा, ठीक है। तो आज चलिए वेद के बारे में एक जगह क्या करते हैं, कलेक्ट करा देते हैं। एक जगह कलेक्ट नहीं कराए थे, ठीक है। तो चलो एक जगह कलेक्ट करा देता हूं। तो यहां लिख देता हूं वेद, उसके बाद में उपवेद और उसके बाद में इसका ज्ञात्रा पूछता है ना कि ज्ञानी जो है इसको क्या कहा जाता है। तो वेद हो गया, पहला वेद को हम लोग बोलते हैं ऋग्वेद। ऋग्वेद दूसरा वेद हो गया आपका ऋग्वेद के बाद सामवेद तीसरा आपका था यजुर्वेद और उसके बाद में चौथा क्या था, यह जो है ना जी बाद में बता रहे हैं, मतलब किसके बाद बता रहे हैं। इससे पहले वाला लेक्चर में हम बात बता चुके हैं, ठीक है। हुआ क्या ना उस दिन कि मोबाइल जो है अपने आप स्विच ऑफ हो गई, ठीक है। और उसके बाद जो है ना इसके बाद का जो कहानी है नहीं बता पाए हैं, ठीक है। तो चलिए यह सब बात एक जगह नोट में डाल करके कलेक्ट करके लिख लीजिएगा, ठीक है। ऋग्वेद हो गया, सामवेद हो गया, यजुर्वेद हो गया और अथर्ववेद हो गया, ठीक है। अथर्ववेद हो गया। इसका उपवेद पूछता है कि उपवेद इसका क्या है, तो उपवेद यहां पर लिख लीजिए। ऋग्वेद का उपवेद क्या होता है, तो ऋग्वेद का उपवेद होता है आर्यवेद। लिख लीजिए आर्यवेद, एक जगह रहेगा ना तो अच्छा रहेगा। सामवेद का उपवेद क्या होता है, गंधर्ववेद। उसके बाद में यजुर्वेद का क्या होता है, धनुर्वेद पढ़ लीजिए, हम लिख तो देवे किए। अथर्ववेद का होता है शिल्पवेद। उसके बाद में यहाँ पर वेद ज्ञानी को क्या बोला जाता है, वेद ज्ञानी। और उसके बाद में उपवेद ज्ञानी, ठीक है, उपवेद ज्ञानी। अब सुनो, वेद के ज्ञानी ऋग्वेद के पहला ऋग्वेद के ज्ञानी को क्या कहा जाता है, तो ऋग्वेद के ज्ञानी को कहा जाता है होत्रु, ठीक है, होत्रु हो गया। उसका सामवेद का ज्ञानी को कहा जाता है उद्गथा। उसके बाद में इसका कहा जाता है अर्धवेहु और इसको कहा जाता है ब्रह्मा, ठीक है। समझ में आई बात। तो ऋग्वेद के ज्ञात्री को क्या कहा जाता है, ज्ञानी को होत्रु कहा जाता है, सामवेद के ज्ञानी को उद्गथा कहा जाता है, यजुर्वेद के ज्ञानी को क्या है, अर्धव्यू, और अथर्ववेद के ज्ञानी कौन है, ब्रह्मा, ठीक है। समझ में आई बात। उसके बाद में उपवेद का ज्ञानी आर्यवेद का प्रजापति एक जगह लिख देता, वैसे लिखाए हैं पीछे प्रजापति। गंधर्ववेद का क्या हो जाएगा, नारद, विश्वामित्र और उसके बाद में हो जाएगा विश्वकर्मा। समझ में आई बात। विश्वामित्र जी ही क्या किए हैं आपका, तो गायत्री मंत्र का उल्लेख किए हैं। गायत्री मंत्र का रचनाकार कौन है, तो विश्वामित्र जी है, ठीक है। विश्वामित्र जी क्या है, गायत्री मंत्र का रचनाकार है। ओम भूर्भुवस्सुवः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ठीक है। यह रचनाकार कौन है, तो यह जो है आपका विश्वामित्र जी है। समझ में आई बात। तो गंधर्ववेद उपवेद हो गया किसका, तो सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद। और इसका जो है जानकार को ज्ञानी को क्या कहा जाता है, तो नारद। इनका ज्ञानी कौन है, तो यह जो है ना आपका नारद है। धनुर्वेद का विश्वामित्र और शिल्पवेद का विश्वकर्मा। यह बात तो बता दिए है। ऋग्वेद में क्या लिखा गया है, तो मंत्र श्लोक की चर्चा है। और ऋग्वेद से सबसे इंपॉर्टेंट बात नोट में डाल करके लिख लीजिए कि ऋग्वेद में जो है ना, ऋग्वेद में क्या है, तो मंत्र और श्लोक है। मंत्र और श्लोक है। इसमें गायत्री मंत्र जो है ना, ओम भूर्भुवस्सुवः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्, यह आपका गायत्री मंत्र है। और गायत्री मंत्र जो है ना इसमें सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है गायत्री मंत्र जो है ना। इसमें देखो ऋग्वेद में कितने मंडल है, तो इसमें 10 मंडल है, ठीक है। और उसके बाद में 1028 क्या है, सूक्त है, याद रखिएगा। और गायत्री मंत्र जो है ना वह तीसरा थर्ड मंडल में क्या है, थर्ड मंडल में इसकी गायत्री मंत्र की चर्चा है। उसके बाद में 7वां मंडल में क्या है, युद्ध वाला की बात की चर्चा है जी। 7वां मंडल में क्या है, युद्ध वगैरह की चर्चा है, युद्ध की चर्चा हथियार वगैरह, 7वां मंडल। और 9वां मंडल में क्या चर्चा है, तो 9वां मंडल में मेरे दोस्त सोम देवता जो जंगल के देवता है,
तो सोम देवता की क्या है चर्चा है, ठीक है। सोम देवता की चर्चा 9वां मंडल में है, गायत्री मंत्र की चर्चा 3rd मंडल में है, और 7वां मंडल में क्या है युद्ध की चर्चा है, ठीक है। युद्ध सामान वगैरह की चर्चा जो है 7वां मंडल में है। तो यह ऋग्वेद हो गया। उसके बाद में ऋग्वेद के बाद अगला है आपका सामवेद। यह सब बात बता दिए हैं। सामवेद, सामवेद में क्या है जी, तो संगीत वगैरह की चर्चा है, ठीक है। संगीत की चर्चा, ठीक है। संगीत की चर्चा सा रे गा मा पा धा नि सा, ठीक है। तो सा रे गा मा पा धा नि सा, यह संगीत इसी से मिला करके बनता है ना सुर। सा रे गा मा पा धा नि सा, यहां से सवाल आता है, इसलिए ध्यान से समझते चलिएगा, ठीक है। बोलिए सामवेद के बाद अगला लिख लीजिए क्या, यजुर्वेद। यजुर्वेद, यजुर्वेद इसमें क्या है जी, तो इसमें जो है ना लड़ाई झगड़ा युद्ध में काम आने वाले हथियार वगैरह की चर्चा है, ठीक है। तो युद्ध, युद्ध लिख लो, युद्ध हो गया, झगड़ा हो गया, युद्ध झगड़ा जो भी लड़ाई लिखना है लिखिए, युद्ध झगड़ा लड़ाई, लड़ाई में काम आने वाली, काम आने वाली, काम आने वाली वस्तु की चर्चा है, ठीक है। उसके बाद में चौथा क्या है, तो अर्थर्वेद है। अर्थर्वेद इसमें क्या है, जादू टोना की चर्चा, ठीक है। जादू टोना, जादू टोना की क्या है, जादू टोना की इसका चर्चा किसमें है, तो जादू टोना की चर्चा जो है ना आपका अर्थर्वेद में है। शुरुआत में यही तीनों वेद था, शुरुआत में यही तीनों वेद था, इसीलिए इसके त्रैवेद कहा गया। त्रैवेद किसे कहा जाता है, तो यह शुरुआत का ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, इसी को त्रैवेद कहा जाता है। क्यों, क्योंकि अर्थर्वेद जो है ना बाद में लिखा गया है, ठीक है। और बाद में लिखा गया कौन है, तो अर्थर्वेद है। और यह एक बात और बताए, जंगल में लिखा गया वेद को अरण्यक कहा जाता है, जैसे कि आपका अर्थर्वेद हो गया, ठीक है। लोग लिख लो नोट में बात यहू डाल करके कि जंगल में लिखा गया वेद, जंगल में लिखा गया, लिखा गया वेद को अरण्यक कहा जाता है, अरण्यक कहा जाता है। 1 घंटा आप संभाल लीजिए, बाकी हम संभाल लेंगे, ठीक है। तो जंगल में लिखा गया वेद को अरण्यक कहा जाता है। एग्जाम्पल में लिख लीजिए अर्थर्वेद, अर्थर्वेद, अर्थर्वेद में किसकी जानकारी है, तो अर्थर्वेद में जादू टोना की जानकारी है, ठीक है। जादू टोना, ठीक है। अर्थर्वेद जादू टोना की जानकारी है। जंगल में लिखा गया वेद को अरण्यक कहा जाता है, यह बात हो गई। उसके बाद में इसका ब्राह्मण ग्रंथ वगैरह जो है ना पूछता है, ठीक है। ब्राह्मण ग्रंथ कहाँ पर लिखे, ब्राह्मण ग्रंथ यहाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर ऐसे लिख देता हूँ पाई, और यहाँ पर लिख देता हूँ ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है। एक जगह हो जाएगा ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ किसका, तो ऋग्वेद, उसके बाद में सामवेद, यजुर्वेद और अर्थर्वेद। तो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है जी, ऐतरेय और कौशिकी, ठीक है। लिख लो ऐतरेय, ऐतरेय और उसके बाद में कौशिकी, कौशिकी एक जगह रहेगा तो अच्छा रहेगा। ऐतरेय हो गया और कौशिकी हो गया। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है बताइए, पंचबीस, पंचबीस, ठीक है, पंचबीस। उसके बाद में यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, ठीक है। वेद को समझने के लिए नहीं जाओ, ब्राह्मण ग्रंथ की रचना किया गया। बोलिए ब्राह्मण ग्रंथ क्या होता है, तो मेरे भाई इसको समझने के लिए इसकी रचना किया गया है, ठीक है। समझ में आ रही है बात। तो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ, ऐतरेय और कौशिकी, ब्राह्मण ग्रंथ का संबंध किससे है, हिंदू धर्म से है, ठीक है। यह सब बात बता दिए हैं। तो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय और कौशिकी, ठीक है। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ पंचबीस और यहाँ पर यजुर्वेद का तैतरेय और शतपथ, तैतरेय, तैतरेय और दूसरा है आपका शतपथ, शतपथ। और यह अर्थर्वेद का क्या है आपका ब्राह्मण ग्रंथ, गोपथ, गोपथ। समझ में आई बात। तो यह क्या है, पूरा जो है कहानी है आपका वेद से, वेद की पूरा कहानी यदि पूछता है वेद के बारे में तो यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। यह वेद की क्या कर दिया, पूरे कहानी को हमने बता दिया, ठीक है। तो वेद कितने होता है, वेद टोटल 4 होता है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थर्वेद। ऋग्वेद का उपवेद आर्यवेद होता है, उसका सामवेद, उसका धनुर्वेद, अर्थर्वेद का शिल्पवेद, इसका ज्ञानी को बोला जाता है होत्रु, उद्गथा, अल्पभ्यू, ब्रह्मा, और उपवेद का ज्ञानी को बोला जाता है प्रजापति, नारद, विश्वामित्र और विश्वकर्मा। इसके अलावा जो है ना ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में बताया, ऐतरेय, कौशिकी, पंचबीस, तैतरेय, शतपथ, गोपथ, ठीक है। तो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, तो ऐतरेय, कौशिकी, सामवेद का पंचबीस,
20, यजुर्वेद का 13 शतपथ, और अथर्ववेद का आपका क्या गोपथ। ऋग्वेद में जो है ना गायत्री मंत्र की चर्चा की गई है, और इसमें टोटल 10 मंडल है, 1028 सूक्त है, याद रखिएगा 1028 सूक्त है, 10 गो मंडल है, और तीसरा मंडल में गायत्री मंत्र की चर्चा किया गया है। गायत्री मंत्र के रचनाकार जो है ना विश्वामित्र है। ओम भूर्भुवस्सुवः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और 7वां मंडल में युद्ध वगैरह की चर्चा है। 9वां मंडल में सोम देवता की चर्चा है। यह बात को बता दे रहे हैं दोस्त, लिख लीजिएगा, ठीक है। और सामवेद में संगीत की चर्चा है। यजुर्वेद में युद्ध झगड़ा में सामान आने वाली काम की चर्चा है, ठीक है। अथर्ववेद में जादू टोना की चर्चा है। और शुरुआत में 3 वेद था, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इसीलिए इसको त्रैवेद कहा गया। बाद में अथर्ववेद जुट गई और वेद जो है ना 4 बन गया। और इसके अलावा जो है ना क्या कहा जाएगा, पुराण वगैरह जो अभी बता रहे हैं ना, पुराण को भी कहा जाता है मत्स्य पुराण, उसके बाद में गुप्त पुराण, यह सब बात बता रहे हैं। तो पुराण को कहा जाता है 5वां वेद, ठीक है। अभी बता रहे हैं, चिंता मत करिएगा, ठीक है। जंगल में लिखा गया वेद को अरण्यक कहा जाता है, जैसे कि अथर्ववेद। यह बात को बता दिए, मिटा दे, बोलिए समझ में आई बात। यही लिखना चाह रहे थे एक जगह ना, तो मोबाइल ही ऑफ हो गई थी, ठीक है। चलिए अगला हेडिंग लगा लीजिए आप, वेदांग। वेदांग क्या होता है? वेद के अंग को वेदांग कहा जाता है, ठीक है। वेद का अंग को वेदांग कहा जाता है, चिंता नहीं करनी है। टोटल वेदांग जो है कितने हैं, तो टोटल वेदांग जो है ना वह 6 गो है। और 6 गो कौन कौन है से बताता हूं, ठीक है। तो हेडिंग लगा लीजिए वेदांग। वेदांग, वेदांग क्या होता है? वेदांग, वेदांग, वेदांग की संख्या कितनी है? 6। वेदों का अंग कहलाता है वेदांग। वेदों का अंग कहलाता है वेदांग। 6 गो कौन कौन है, तो देखो 6 गो कौन कौन है। व्याकरण, व्याकरण, ज्योतिष, व्याकरण हो गया ज्योतिष, निरुक्त, निरुक्त, शिक्षा, शिक्षा, कल्प, और उसके बाद में छंद, ठीक है। छंद ठीक तो लिख रहे थे, छंद, समझ में आई बात। तो यह 6 गो हो गया क्या, तो 6 गो ना है, 6 गो हो गया वेद का अंग, वेदांग। व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, कल्प और छंद, ठीक है। 1 2 3 4 5 6। और नोट में बात लिख लीजिएगा कि व्याकरण की सबसे अच्छी किताब जो है ना वह अष्टाध्यायी है, ठीक है। समझ में आई बात, लिख लो। व्याकरण की, व्याकरण की अच्छी किताब, व्याकरण की सबसे अच्छी किताब क्या है, तो व्याकरण की सबसे अच्छी किताब है अष्टाध्यायी, ठीक है। अष्टा, 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 इस तरह से अष्टाध्यायी, ठीक है। समझ में आई बात। 1 मिनट बना रहिएगा, देखते हैं ठीक ठाक आ रही है कि नहीं, ठीक है। चलिए सब कुछ ठीक ठाक आ रही है, ऐसा नहीं कि मक्खी कहाँ से आ गया जी। व्याकरण की सबसे अच्छी किताब क्या है, अष्टाध्यायी है। इसका लेखक वगैरह जो है ना पूछता है, ठीक है। तो लेखक लिख लो पाणिनि। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, तो लेखक जो है ना पाणिनि, ठीक है, पाणिनि। समझ में आई बात। तो वेदों का अंग को क्या कहा जाता है, तो वेदों का अंग को जो है वह वेदांग कहा जाता है। उसके बाद में ज्योतिष की सबसे अच्छी किताब कौन है, तो ज्योतिष की अच्छी किताब लिख लो बृहत्संहिता। ज्योतिष, ज्योतिष की अच्छी किताब, सबसे अच्छी किताब, ज्योतिष की सबसे अच्छी किताब है बृहत्संहिता, बृहत्संहिता। और लेखक जो है इसका पूछता है कि लेखक कौन है, तो ब्राह्मीर, ब्राह्मीर, ठीक है। समझ में आई बात। यह बात को याद रखिएगा, किताब वगैरह के बारे में पूछता है। तो वेदांग क्या है, वेदों का अंग को वेदांग कहा जाता है। व्याकरण की सबसे अच्छी किताब इसका अष्टाध्यायी और लेखक पाणिनि। ज्योतिष की अच्छी किताब बृहत्संहिता और लेखक ब्राह्मीर है। उसके बाद में टोटल कितने वेदांग है, तो 6 गो है। व्याकरण, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, कल्प और छंद, ठीक है। उसके बाद में अगला क्या है, तो अगला जो है पुराण की बात कहा गया है। टोटल पुराण की बात कहा गया, ठीक है। तो पुराण के बारे में लिख लीजिए। पुराण, टोटल पुराण कितना है, तो टोटल पुराण जो है ना 18 है पुराण, ठीक है। पुराण, 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 इसी में भगवान विष्णु की चर्चा की गई है 10 अवतारों की, ठीक है। पुराण, पुराण क्या है जी, यह वेदों का वेद है। वेदों का वेद बोलिए या 5वां वेद बोलिए, पांचवा, ठीक है। 5वां वेद कहा जाता है किसको, पुराण को कहा जाता है। टोटल कितने पुराण है, तो टोटल जो है ना 18 पुराण है, जिसमें से महत्वपूर्ण पुराण के बारे में बताता हूँ, ठीक है। जैसे कि पहला लिख लो मत्स्य पुराण, ठीक है। मत्स्य पुराण, इसमें क्या है, मौर्य काल की जानकारी है, मौर्य काल की जानकारी,
मौर्य काल की जानकारी किसमें है? तो मौर्य काल की जानकारी जो है आपका मत्स्य पुराण में। सीधा पूछ देगा कि मौर्य काल की जानकारी किस पुराण में देखने को मिलता है? मत्स्य पुराण में देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद में दूसरा लिख लीजिए, क्या? मत्स्य पुराण हो गया मौर्य काल की जानकारी। उसके बाद में मत्स्य पुराण, गुप्त पुराण, गुप्त पुराण, गुप्त पुराण, गुप्त पुराण में क्या है? तो गुप्त पुराण में, एक मिनट, इतना ना गर्मी किया है कि कहे कि बात ही नहीं है। ठीक है, चलिए मत्स्य पुराण, एक मिनट, मत्स्य पुराण मौर्य काल की जानकारी नहीं है जी, एक मिनट, वेरी सॉरी। मत्स्य पुराण में सातवाहन काल की जानकारी है, सातवाहन काल की जानकारी, सातवाहन काल की जानकारी, और इसी में भगवान विष्णु के 10 अवतारों की चर्चा है। ठीक है, सात काल, एक मिनट, इसको थोड़ा सा मिटा के अब की में लिखेंगे। मत्स्य पुराण सातवाहन काल की जानकारी है। उसके बाद में फिर और क्या लिखेगा? भगवान विष्णु के 10 अवतारों की चर्चा मत्स्य पुराण में ही है। ठीक है, भगवान विष्णु के 10 अवतारों की चर्चा। ओवरफ्लो में निकल जाता है, गर्मी इतना ना किया है कि कहे कि बात ही नहीं है। तो भगवान विष्णु के 10 अवतारों की चर्चा, समझ लो जी, जुलाई खत्म हो गया, जून जुलाई अगस्त आ गई। ठीक है, और अभी तक गर्मी नहीं कम पड़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग इतना ज्यादा बढ़ रहा है कि कहे की बात ही नहीं। मत्स्य पुराण सातवाहन काल की जानकारी और भगवान विष्णु के 10 अवतारों की चर्चा किसमें है? तो मत्स्य पुराण में है। उसके बाद में अगला लिख लीजिए, मत्स्य पुराण के बाद और क्या लिखिएगा? मत्स्य पुराण, वायु पुराण, वायु पुराण, वायु पुराण में क्या है? गुप्त काल की जानकारी, गुप्त काल, गुप्त काल की जानकारी। ठीक है, गुप्त काल की जानकारी किसमें है? तो गुप्त काल की जानकारी जो है वायु पुराण में, मत्स्य पुराण, वायु पुराण और विष्णु पुराण। विष्णु पुराण, विष्णु पुराण में क्या है? तो विष्णु पुराण में आपका मौर्य काल की जानकारी है। ठीक है, मौर्य काल की जानकारी। ठीक है, मौर्य काल की जानकारी किसमें है? तो मौर्य काल की जानकारी जो है आपका विष्णु पुराण में है। इसके अलावा आप लिख लीजिए क्या? तो इसके अलावा लिख लीजिए आपका उपनिषद। उपनिषद क्या है? गुरु के सामने बैठकर या ईश्वर के सामने बैठकर जो ज्ञान की प्राप्ति की जाती है ना, उसी को उपनिषद कहा जाता है। लिख दे, इसकी संख्या टोटल 108 गो है, यह सब याद रखिएगा। पुराण की संख्या 18 गो है। जनपद, महाजनपद की चर्चा जो है ना कहाँ पर है? तो अभी बता रहे हैं, महाजनपद अगुत्तर निकाय किताब जो है ना, उसमें महाजनपद की चर्चा की गई है। ठीक है, 16 महाजनपद पड़ता है। अभी बता रहे हैं, स्मृति साहित्य टोटल 36 गो है। ठीक है, चिंता नहीं करना, ध्यान से समझते चलिए, अपने आप समझ में आएगा। ये सब तो कहानी है जी। ठीक है, लेकिन हाँ, याद तो रखना पड़ेगा मेरे दोस्तों। ऐसा नहीं कि आ रहे हैं और बात बना करके जा रहे हैं। 1 घंटा आप क्लास कर लीजिए और इतना कंटेंट को संभाल लीजिए, बाकी आपका काम हो जाएगा। यदि सवाल यहाँ से पूछेगा तो कन्फर्म आ जाएगी। ठीक है, मतलब बन जाएगी। उसके बाद में अगला हेडिंग लगा उपनिषद। उपनिषद क्या होता है? इसकी संख्या 108 गो है। ठीक है, उपनिषद की संख्या कितना है? तो 108 है। उपनिषद होता क्या है? गुरु के सामने बैठकर ज्ञान की प्राप्ति करना उपनिषद कहलाता है। ईश्वर के सामने, ईश्वर भी मान लो, गुरु गोविंद द्वार खड़े काके लागू पाओ, पलहारी गुरु आपने दियो, गोविंद दियो बताए। ठीक है, तो समझ में आ रही है बात? गुरु के सामने बैठकर जो शिक्षा की प्राप्ति की जाती है उसी को बोला जाता है उपनिषद, और इसकी टोटल संख्या 108 गो, जिसमें से 13 गो को सबसे ज्यादा मान्यता है जी। ठीक है, उपनिषद गुरु के सामने, गुरु के सामने बैठकर, गुरु के सामने बैठकर, गुरु या ईश्वर लिखो, गुरु के सामने बैठकर ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति करना उपनिषद कहलाता है। उपनिषद कहलाता है। ठीक है, उपनिषद कहलाता है। इसकी संख्या टोटल 108 हुए, लेकिन 13 को मान्यता है। 13 महत्वपूर्ण, 13 महत्वपूर्ण उपनिषद है। 13 महत्वपूर्ण उपनिषद है। ठीक है, मान्यता के अनुसार 13 महत्वपूर्ण क्या है? उपनिषद है। जैसे सबसे पहला आप इसमें लिख लो बृहदरायण। ठीक है, बृहदरायण इसमें क्या है जी? तो यह सबसे पहला उपनिषद है। समझ में आई बात? सबसे पहला उपनिषद। और यहाँ पर एक हम अभी पुराण बताए ना, तो मत्स्य पुराण सबसे पुराना है जी। सबसे पुराना पुराण कौन है? तो मत्स्य पुराण है। वेदों का वेद पुराण को कहा जाता है, 5वां वेद पुराण को कहा जाता है। यह सब बात को याद रखिएगा। तो बृहदरायण, बृहदरायण, ठीक है, बृहदरायण इसमें क्या है जी? तो यह जो है ना सबसे पुराना है। ठीक है, सबसे पुराना आपका कौन है उपनिषद? तो बृहदरायण है। यह सबसे पुराना उपनिषद, सबसे पुराना, सबसे पुराना उपनिषद। ठीक है, उपनिषद। और इसके बाद का बृहदरायण, बृहदरायण हो गया।
आलोपनिषद, कठोपनिषद, जलोपनिषद, ठीक है। तो आलोपनिषद, 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 इसमें क्या लिखा गया है? तो इसमें अशोक की जानकारी है, अशोक की चर्चा, अशोक की चर्चा, राजा अशोक की चर्चा किसमें है जी? तो आलोपनिषद, अ से अशोक और अ से आलोपनिषद, ठीक है। तीसरा आलोपनिषद हो गया, बृहदारण्यक आलोपनिषद, कठोपनिषद, कठोपनिषद, ठीक है। इसमें क्या है जी? तो इसमें है आपका यम, नचिकेता और ओम जो है ना, यह लिखा गया है इसी में, ठीक है। तो यम, यम हो गया, नचिकेता हो गया, यम नचिकेता, और उसके बाद में इस तरह से जो ओम लिखा जाता है ना, इस तरह से जो ओम लिखा जाता है, इसकी चर्चा, यम नचिकेता ओम की कहानी, की कहानी की चर्चा, कहानी की चर्चा, समझ में आई बात? अशोक की कहानी की चर्चा आलोपनिषद में, सबसे पुराना उपनिषद बृहदारण्यक, कठोपनिषद, और चौथा लिख लो जलोपनिषद, जलोपनिषद, जालोप ल है, ल, जालोपनिषद, जालोपनिषद, इसमें क्या लिखा गया है? तो इसमें जो है ना ब्रह्मा विष्णु महेश की चर्चा है, ठीक है। ब्रह्मा विष्णु महेश की चर्चा, ब्रह्मा विष्णु, ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश की चर्चा किसमें है? तो ब्रह्मा विष्णु महेश की चर्चा जो है इसी आलोपनिषद में है। और पांचवा लिख लीजिए आपका मुंडकोपनिषद, यह इंपॉर्टेंट है जी, मुंडकोप, मुंडकोप निषद, ठीक है। मुंडकोपनिषद में क्या है? तो मुंडकोपनिषद में है सत्यमेव जयते की चर्चा, ठीक है। वेरी सॉरी, सत्यमेव जयते की चर्चा, हमेशा सत्य की विजय होती है जी, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते की चर्चा, ठीक है। सत्यमेव का मतलब होता है ना सत्य की विजय होती है, सत्य की हमेशा, सत्य की हमेशा विजयी होती है, ठीक है। सत्य की हमेशा क्या होती है? तो सत्य की हमेशा विजय होती है। और यह मुंडकोपनिषद में लिखा गया है। यह कई बार सवाल जो है ना वह पूछा हुआ है, ऐसा नहीं कि एक आध बार पूछा हुआ है। तो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिखा गया है, लिया गया है, ठीक है। उसके बाद में स्मृति साहित्य, स्मृति साहित्य, स्मृति साहित्य, ध्यान से समझते चलिए। इसकी संख्या कितना है? तो इसकी संख्या जो है ना 36 है। इसका लेखक रचनाकार कौन है जी? रचनाकार, रचनाकार कौन है बताइए? रचनाकार कौन है? स्मृति साहित्य का रचनाकार बताइए। स्मृति साहित्य का रचनाकार दिमाग से मेरा याज्ञवल्क्य, ठीक है। हमको कैसे निकल जाएगा? याज्ञवल्क्य, ठीक है, याज्ञवल्क्य ऋषि, ठीक है। याज्ञवल्क्य ऋषि के बारे में कहानी बताए तो सुनो, इनके बारे में कहानी बताते हैं। स्मृति साहित्य की चर्चा जो है, स्मृति साहित्य का रचनाकार याज्ञवल्क्य ऋषि, ठीक है। इन्होंने कहा ना कि संसार ही क्या है? संसार ही सुख है, और यदि इस संसार में आप सुखी नहीं है तब तो दिक्कत है, ठीक है। यदि आपको इनके अनुसार कहा गया कि यदि आपकी इच्छा कर रही है ना कि मान के चलो आज पनीर खाना है और लेकिन आपके पास पैसा नहीं है, तो कर्ज लेकर के खाइए, लेकिन खाइए जरूर, क्योंकि संसार ही सुखी है, बाकी सब कुछ है थोड़ी, बाकी तो मोह माया है, समझे बात? तो यह बात यह बेचारे याज्ञवल्क्य ऋषि ने कहा, संसार ही, संसार सुख है, ठीक है, सुख है। और उस सुख की, और उस सुख की प्राप्ति के लिए, उस सुख की प्राप्ति, उस सुख की प्राप्ति के लिए, प्राप्ति के लिए, उस सुख की प्राप्ति के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी, उस सुख की प्राप्ति के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि किसी का हिंसा कर दीजिएगा, कर सकते हैं। और इसमें नोट में एक बात लिख लीजिए, मनुस्मृति एक किताब है जो राजनीति से संबंधित है। इसमें क्या लिखा गया है? तो इसमें जो है ना मनुस्मृति स्मृति में ही ना है, तो मनुस्मृति का किताब जो है ना वह राजनीति से संबंधित है। और इसमें लिखा गया है ना कि लड़का का उम्र जो है शादी विवाह करने के लिए वह 25 साल बताया गया है, और लड़की का उम्र 12 साल बताया गया है, ठीक है। तो मनुस्मृति किताब, मनुस्मृति, ठीक है, मनुस्मृति राजनीति से संबंधित किताब है। राजनीति से यह भी सवाल पूछा हुआ है जी कि मनुस्मृति किताब का संबंध किससे है? तो राजनीति से है, ठीक है। तो मनुस्मृति राजनीति से संबंधित किताब, राजनीति से संबंधित किताब है, किताब, ठीक है। और इसमें क्या लिखा गया है? तो इसमें लिखा गया है मेरे दोस्त कि विवाह के लिए लड़का का उम्र 25 वर्ष और लड़की का उम्र 12 वर्ष होना चाहिए। समझ रहे हो? सीधा दोगुना की बात कर रहा है। विवाह के लिए,
विवाह के लिए लड़का का उम्र कितना होना चाहिए? तो 25 वर्ष होना चाहिए। और लड़की का उम्र कितना होना चाहिए? लड़की का उम्र जो है ना वह 12 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आई बात? तो लड़की का उम्र कितना होना चाहिए? 12 वर्ष होना चाहिए। और लड़का का उम्र जो है वह 25 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, इसी में 16 संस्कारों की चर्चा की गई है जी। इसी में 16 संस्कारों की चर्चा। टोटल संस्कार कितना होता है? तो 16 श्रृंगार की बात नहीं बोल रहा, 16 संस्कार की बात कह रहा हूं। 16 संस्कारों की चर्चा, 16 संस्कारों की चर्चा। समझ में आई बात? इसी में पुरुषार्थ की बात कहा गया। इसको मिटा दे। बोलिए, एक तो मक्खी तंग कर रहा है ससुर के ऊपर से जो है ना गर्मी है, लेकिन हम भी क्या है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि लग चुकी है तलब मंजिल की। अब खुद को आग में झोंकना होगा। ये ठोकरे कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। ठीक है, समझ में आई बात? तो इसी तरह से आपको भी क्या करना चाहिए, थोड़ा सा संकी टाइप का बनना चाहिए जी, तभी जाकर के मंजिल को आप भेज पाइएगा। ऐसा नहीं कि आज गर्मी लग रही है तो नहीं पढ़ेंगे, लाइट कट गया तो अब नहीं पढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। चाहे जो भी कंडीशन हो बस पढ़ेंगे और मंजिल की खोपड़ी में छेद करेंगे, बात खत्म। ठीक है, समझ में आ रही है बात? इसीलिए मैं बोलते हैं कि 1 घंटा बता रहे हैं, आप 1 घंटा कंटेंट को संभाल लीजिएगा। कृपया करके 1 घंटा कंटेंट को संभाल लीजिएगा। इसमें यदि सभी बात पता है तो आपकी जानकारी बहुत अच्छी चल रही है, मतलब आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, नहीं तो दिक्कत वाली बात है। ठीक है, पूरी कहानी बता रहे हैं आसपास का जो भी क्वेश्चन है। आप कोई भी हमारा लेक्चर उठा करके देख लीजिए, साइंस का देख लीजिए, चाहे जो देखना है देखिए। ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि क्या बताते हैं। ठीक है, अपना बड़ाई नहीं कर रहे हैं। यदि आपको अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, नहीं तो डिसलाइक तो जरूर करके जाइएगा। ठीक है, चलिए इसी में क्या है, चलो उसके बाद कहानी लिख रहे हैं। समझ में आ रही है बात? स्मृति साहित्य इसको मिटा रही, उपनिषद का है यहाँ, चलो मिटा दिया, ये तो मिटा दिया, पूरा कहानी बता दिए। अब इसी में क्या है जी, पुरुषार्थ की चर्चा किया गया है। ठीक है, इसी में पुरुषार्थ की चर्चा किया गया है। टोटल पुरुषार्थ कितने हैं? तो आपका 4 है। ठीक है, पुरुषार्थ की चर्चा इसी में किया गया है, पुरुषार्थ की चर्चा। और पुरुषार्थ की चर्चा में क्या है तो सुनो, 0 से 5 वर्ष यही ना व्यक्ति का उम्र होगा, 5 से लेकर 25 वर्ष। ठीक है, 5 से लेकर के 25 वर्ष हो गया, 25 से लेकर के 50 वर्ष कर दिया, 50 से लेकर के 75 वर्ष कर दिया, और उसके बाद में 75 से जब तक आप जी रहे हैं तब तक। 0 से 5 वर्ष शिशु अवस्था होती है, शिशु अवस्था हो गया। 5 से 25 साल क्या हो गया, शिशु अवस्था। 0 से 5 क्या हो गया आपका, शिशु अवस्था। 5 से हो गया 25 ब्रह्मचार्य जीवन, ब्रह्मचार्य। ठीक है, ताक झाक नहीं करना है किसी को, चक्कर पकड़ में नहीं पड़नी है। समझ में आई बात? टोटल जो है आपका चक्कर पकड़ में नहीं पड़ना है। समझ में आ रही है? ब्रह्मचर्य जीवन, ऐसा नहीं कि देख करके मुस्कुराई तो उसके पीछे आप चले जाइएगा, तब तो दिक्कत ही हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए अच्छा से पढ़नी है। ब्रह्मचर्य लिखो, या इसी को हम स्टूडेंट लाइफ लिख सकता हूँ, स्टूडेंट लाइफ। ठीक है, 25 से 50 वर्ष क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देख लो 25 से 50 वैवाहिक। अब तक तो यहाँ विवाह हो जाएगा जी, 25 के बाद तो विवाह एकदम कंफर्म हो जाएगी। 25 और 50 के उम्र में तो विवाह होता है। ठीक है, 25 से 50 वैवाहिक प्लस पारिवारिक। ठीक है, समझ में आई बात? लियोनार्डो, इस तरह से एक लियोनार्डो कार्टो करके कुछ साइंटिस्ट, लियोनार्डो कार्टो, हाँ यही जो है ना एक व्यक्ति था जिन्होंने कहा क्या ना कि मछली पकड़ने के चक्कर में, शादी क्या है, मछली पकड़ने के चक्कर में अजगर सांप से खेलना, अजगर को पकड़ना, ठीक है, यही शादी है। यह व्यक्ति जो है लियोनार्डो कार्टो ने कहा था। ठीक है, कि मछली पकड़ने की लालसा में अजगर पकड़ना ही क्या कहलाता है, शादी कहलाता है। ठीक है, 50 से 75 तो वैवाहिक प्लस पारिवारिक, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 50 से 75 में तो आपका पारिवारिक प्लस सामाजिक। आप समाज में चल गए, 50 के बाद देखते हैं ना कि व्यक्ति समाज में जाता है तो कुर्सी वगैरह दिया जाता है कि आप आइए बैठिए, आप जो है ना बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। ठीक है, समाज में व्यक्ति की मान मर्यादा होगी, हम सबका थोड़ी होगा। ठीक है, होगा यदि आप अच्छा करिएगा तब, नहीं तो नहीं होगा। समझ में आई बात? बोलिए, हम लाख बात बताएंगे लेकिन कोई बात को नहीं मानेगा, क्योंकि हमारी उम्र जो है कहाँ पर है, अभी इसी के बीच में ना है जी। बोलिए, 25 से 50 में है, ये 25 वाला में ना है, इसमें हम आ गए हैं वैवाहिक प्लस पारिवारिक में। ठीक है, वैवाहिक प्लस पारिवारिक में आ गए हैं, तो ना हम यहाँ पर है ना हम यहाँ पर है। समझ में आई बात? बोलिए, 50 से 75 पारिवारिक प्लस सामाजिक, और 75 से इनफाइनाइट, जितना साल आप जिएगा
ठीक है। तो भगवान की भक्ति, भगवान की भक्ति, ठीक है। जहाँ भक्ति है वही शक्ति है, और जहाँ शक्ति है वहीं पर भक्ति है, ठीक है। उसके बाद में अगला और क्या लिखिएगा, और पुरुषार्थ के लिए और भी होता है जी, जैसे हो गया आपका काम, ठीक है, काम हो गया, धर्म हो गया, अर्थ हो गया, अर्थ हो गया और मोक्ष हो गया, ठीक है। मोक्ष हो गया, काम करिएगा किसी धर्म के साथ तभी आपको मनी मिलेगा और आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, ठीक है। समझ में आई बात, काम करिएगा तभी ना, काम करना है तो धर्म के साथ करना, ऐसा नहीं कि किसी की हत्या कर दिए तब तो दिक्कत ही हो जाएगा। अपने धर्म के अनुसार चलिए। अर्थ आपका पैसा, अर्थ मतलब होता है पैसा, ठीक है, तब पैसा मिलेगा और यही पैसा से जो आपको करना है कर सकते हैं, ठीक है। पत्नी को खरीदारी करा सकते हैं या अपने माता पिता को दे सकते हैं, ठीक है। तो यही तो पुरुषार्थ है। अब महाकाव्य की बात करता हूँ। महाकाव्य दो गो है, एक है आपका रामायण और दूसरा है महाभारत, ठीक है। तो रामायण और महाभारत की चर्चा करते हैं, ठीक है। चलिए, महाकाव्य ये सब थोड़ी पूछता है, इतना छोटा छोटा बात सबको पता है वो तो। महाकाव्य, महाकाव्य हेडिंग लगा लीजिए, महाकाव्य मिटा दिए। चलो, महाकाव्य, महाकाव्य, महाकाव्य जो है ना कितने हैं, तो महाकाव्य दो गो है, ठीक है। इसकी संख्या दो है। पहला है आपका रामायण, रामायण हो गया, और दूसरा हो गया महाभारत, महाभारत, ठीक है। रामायण के बारे में बताता हूँ। रामायण, इसका जो है रचनाकार कौन है, रामायण के रचनाकार, रचनाकार बताइए, वाल्मीकि जी, वाल्मीकि, वाल्मीकि, ठीक है। रामायण के रचनाकार कौन है, तो रामायण के रचनाकार है आपका वाल्मीकि, ठीक है, वाल्मीकि। उसके बाद में रामायण में कितने लेसन है, तो रामायण के लेसन को हम लोग कहते हैं कांड, ठीक है। रामायण में कितने लेसन है, तो इसमें लेसन, इसमें भाग को, इसके भाग को, इसके भाग को, इसके भाग को कांड कहा जाता है, कांड कहा जाता है। जैसे कि कांड में दो तरह के कांड हो गया, एक सुंदर कांड हो गया, एक सुंदर कांड हो गया, और दूसरा जो है युद्ध कांड हो गया, युद्ध कांड हो गया। सुंदर कांड छोटा है और युद्ध कांड जो है ना सबसे बड़ा है, बहुत बड़ा है, ठीक है, बहुत बड़ा है युद्ध कांड, ठीक है। आप रामायण तो देखबे किए होंगे। इसमें श्लोक कितना है, तो श्लोक जो है ना, श्लोक कितना है, तो 12,000 वर्तमान में था, 12,000 वर्तमान में, वर्तमान में श्लोक कितना था, तो 12,000 था। लेकिन अभी जो है ना आपका 24,000 श्लोक हो गया है, 24,000, ठीक है, 24,000 अभी फिलहाल में, ठीक है। 12,000 वर्तमान में था, लेकिन अभी जो है ना 24,000 वर्तमान, मतलब 24,000 जो है ना अभी हाल ही में, फिलहाल में लिखना है, जो लिखना है लिखिए, 24,000 12,000 लिखो, शुरुआत में जा कर दो, शुरुआत हो गया शुरुआत में, और यहाँ पर लिख लीजिए वर्तमान में, ठीक है। अब अच्छा हो गया ना, वर्तमान में। उसके बाद में दूसरा महाभारत, महाभारत, इसके लेखक जो कौन है, रचनाकार वेद व्यास जी, रचनाकार, रचनाकार पूछ देता है कभी कभी, वेद व्यास, ठीक है। महाभारत के रचनाकार कौन है, तो वेद व्यास जी है, ठीक है। इसमें क्या है जी, महाभारत कितने दिनों तक चला था, तो महाभारत हरियाणा के क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है। महाभारत हरियाणा के क्षेत्र में बोले, महाभारत की लड़ाई जो है ना हरियाणा के क्षेत्र में हुई थी, क्योंकि फील्ड की मैदान जो है ना बहुत बड़ा है, ठीक है। देखिए देखिए, महाभारत 18 दिन तक चला था, 18 दिन तक चला था, ठीक है। इसमें टोटल भाग को क्या कहा जाता है, तो पर्व कहा जाता है, ठीक है। इसके भाग को, इसके भाग को पर्व कहा जाता है, पर्व कहा जाता है। और पर्व जो है कितने हैं टोटल, तो 18 गो है, ठीक है, 18 गो है। इसमें शुरुआत में जो है ना 8800 श्लोक थी, लेकिन वर्तमान में कितना है, 1,11,000 श्लोक है। शुरुआत में 8800 श्लोक, 8800 श्लोक शुरुआत में थी। और उसके बाद में क्या लिखिएगा, 1 लाख, ये मक्खी बहुत तंग कर रहा है जी, इसका उपाय कर दें। 1,11,000 वर्तमान में श्लोक है, वर्तमान में श्लोक, वर्तमान में श्लोक, ठीक है। भागवत गीता, इसमें जो है ना सबसे प्रसिद्ध है आपका भीष्म पितामह,
महाभारत में लिख लो नोट में। महाभारत में सबसे प्रसिद्ध भीष्म पितामह है। भीष्म पितामह की बात है। भीष्म पितामह की बात है, ठीक है, जिसे भागवत गीता कहते हैं जी, जिसे भागवत गीता कहते हैं, ठीक है। भागवत गीता क्या कहते हैं, समझ में आई बात, समझ में आ रही है। तो कृष्ण जी जो है इसी में आए हैं, महाभारत की लड़ाई करा दी। उसके बाद में रामचंद्र भगवान जो है इसमें आए हुए हैं। रामायण तो हम रामायण और महाभारत थोड़ी बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ से जो सवाल बनती है ना उसके बारे में बता रहे हैं। अब बता रहे हैं वैदिक काल। यहाँ पर जो है ना यह आपका क्या हो गया, सिंधु सभ्यता समाप्त हो गए, ठीक है। 1 मिनट बना रहिएगा। चलिए आगे बताते हैं। 15-20 मिनट और अभी पढ़ाते हैं। 1 मिनट इंक डाल देते हैं। इतना बात समझ में आ रही है तो बहुत बहुत धन्यवाद। यदि नहीं समझ में आ रही है तब तो दिक्कत है। इंक थोड़ा सा डाल लेता हूँ, बना रहिएगा 2 मिनट, ज़्यादा देर तक नहीं। यह सब समझ में आ गई। सिंधु सभ्यता आपका यहाँ तक अंत हो गया। अब जो है ना वैदिक काल की क्या करता हूँ, चर्चा करता हूँ, ठीक है। चलिए वैदिक काल के बारे में बताते हैं कि वैदिक काल कब से कब तक था। वैदिक काल होता क्या है। चलिए हेडिंग लगा लीजिए मेरे दोस्त, वैदिक काल मिटा दे। यह सब बात समझ में आ गया। वैदिक काल देखो ये मक्खी जो है ना यहाँ पर आ करके और बार बार तंग कर रहा है, आपको दिख रहा होगा, लेकिन फिर भी चलिए कोई दिक्कत नहीं। हेडिंग लगा लीजिए। क्या गर्मी है इसलिए मक्खी भी तंग कर रही है। वैदिक काल इसमें वेदों की चर्चा की गई है। इसमें वेदों की चर्चा की गई है। इसमें वेदों की चर्चा की गई है, ठीक है। इसमें वेदों की चर्चा की गई है, ठीक है, वैदिक काल में। इसका जो है ना वैदिक काल के रचयिता कौन सा है जी, रचयिता, इसके रचने वाले कौन है वैदिक काल का। तो यह जो है ना आर्य लोग थे, ठीक है। आर्य लोग थे और कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से आए थे, ठीक है। पंजाब में भरत काबिला यहाँ पर राजा को हरा दिया, भरत काबिला, ठीक है। और यहाँ भारत का नाम जो है भारत पड़ा, ठीक है। तो रचयिता जो है ना कौन सा है, तो रचयिता आर्य लोग और कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से आए थे। मध्य एशिया पंजाब, मध्य एशिया एकदम जो है ना चिलचिलापन टाइप का अब लगने लगा मक्खी से, ठीक है। मध्य एशिया पंजाब से आए थे, ठीक है। मध्य एशिया पंजाब से आए थे। यह जो है ना पंजाब में क्या है, तो यहाँ के राजा जो है ना भरत मुनि ने यहाँ के राजा को क्या कर दिया, हरा दिए, ठीक है। राजा विदेह को क्या कर दिया, यह जो है ना यहाँ के राजा को जो है ना यह हरा दिया और भारत का नाम जो है ना भरत काबिला पड़ा। दक्षिण भारत आर्य लोग मध्य एशिया पंजाब से आए थे और दक्षिण भारत का रचयिता जो है ना, दक्षिण भारत का रचयिता लिख लो। ये सब सवाल पूछता है जी कौन है, तो दक्षिण भारत के रचयिता जो है ना अगस्त ऋषि थे। अगस्त ऋषि थे। और उत्तर भारत के रचयिता जो है ना उत्तर भारत का रचयिता कौन है, तो गौतम राहुगढ़ पंडित, ठीक है। गौतम राहुगढ़ पंडित। तो दक्षिण भारत के रचयिता अगस्त ऋषि, उत्तर भारत का रचयिता गौतम राहुगढ़ पंडित। वैदिक काल कहाँ से कहाँ तक है, तो 1500 लेकर के 600 BC तक। इसका कालखंड जो है ना 1500 से लेकर के 600 BC तक, ठीक है। और वैदिक काल 2 तरह से था जी। वैदिक काल जो है ना 2 तरह का था। एक था आपका रिंग वैदिक काल हो गया, और दूसरा जो है ना आपका उत्तर वैदिक काल, ठीक है। तो रिंग वैदिक काल इसका कालखंड जो है ना कहाँ से कहाँ तक था, तो 1500 से लेकर के 1000 BC,
याद रखिएगा, कालखंड सीधे पूछ देता है। और उत्तर वैदिक काल का कालखंड जो है ना 1000 BC से लेकर के 600 BC तक, 600 BC, 600 BC, ठीक है। उत्तर वैदिक काल की जानकारी 1000 BC से लेकर के 600 BC तक। और नोट में यहाँ बात लिख लीजिए, सिंधु सभ्यता की कालखंड, सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता का कालखंड, सिंधु सभ्यता का कालखंड कहाँ से, 2500 से लेकर के 1750 BC तक, 1750 BC, ठीक है। यह सब डेट याद रखना मेरे दोस्त, सवाल पूछ देता है, सीधे पूछ देता है। तो सिंधु सभ्यता का कालखंड 2500 से लेकर के 1750 BC तक, और यहाँ वैदिक काल का कालखंड 1500 से लेकर के 600 BC तक। और वैदिक काल को तो यहाँ पर तोड़ दिए ना, रिंग वैदिक काल हो गया और उत्तर वैदिक काल हो गया। यह दोनों बताते हैं कि इसमें क्या लिखा गया है। तो वैदिक काल देखो 1500 से 600, अर्थात इसके बीच का देख रहे हो, 250 साल कहाँ गया। तो 250 साल जो है ना बाढ़ भूकंप इस सब में जो है ना समाप्त हो गई, और यह 250 साल के बारे में नहीं दिया गया है, ठीक है। रिंग वैदिक काल, इसमें जो है ना व्यक्ति का जो है जाति, ठीक है, उसके क्या है कर्म के आधार पर डिसाइड किया गया है। जबकि इसमें जो है ना इसके जो है जाति, इसमें क्या किया गया है, तो इसके जो है वंश के आधार पर जाति सेटिस्फाई की गई है, ठीक है। इसमें व्यक्ति का जाति, इसमें व्यक्ति का जाति, इसमें व्यक्ति की जाति उसके कर्म पर आधारित है। इसमें व्यक्ति की जाति उसके कर्म पर आधारित है, ठीक है। इसमें व्यक्ति का जाति उसके कर्म पर आधारित है। और इसमें क्या है जी, तो इसमें जो है ना व्यक्ति का जाति वंश के आधार पर आधारित है, ठीक है। जैसे आप हमसे किसी का शादी हुआ, सपोज, ऐसे तो होगा नहीं, मान के चलो को हो गया, ठीक है। तो जो उसके बाल बच्चे होंगे, हम जिस कास्ट के हैं तो वही कास्ट का ना होगा, ठीक है। इसमें यह बात लिखा गया उत्तर वैदिक काल में, लेकिन रिंग वैदिक काल में नहीं है। रिंग वैदिक काल में यदि मान के चलिए कि कोई व्यक्ति है दूसरे कास्ट का, और यदि मान के चलो वह क्या करता है, चमड़ा का जूता सीता है, तो उसको चमार बोल दिया जाएगा, बाल काटेगा तो हजाम बोल दिया जाएगा, ठीक है। तो कर्म के आधार पर जाति का सेटिस्फाई रिंग वैदिक काल में किया गया है, ठीक है। अर्थात इसमें कहने का अर्थ है ना कि एक ही व्यक्ति, एक ही परिवार के लोग अलग अलग जाति के हो जाएंगे। अब मान के चलो कोई पढ़ा रहा है तो टीचर, और कोई मान करके चलो एक ही परिवार में चमड़ा का जूता सीने लगा तो चमार हो गया, ठीक है। और बाल काटने लगा तो हजाम हो गया, ठीक है। ठाकुर, समझ में आई बात, बोलिए। तो अलग अलग क्या हो जाएगा, जाति हो जाएगा रिंग वैदिक काल में। एक ही परिवार के अलग अलग व्यक्ति हो जाएंगे, अलग अलग जात के। एक ही परिवार के क्या होंगे, व्यक्ति अलग अलग कास्ट में बच जाएंगे। जबकि उत्तर वैदिक काल में जो है ना ऐसा नहीं है, वंश के आधार पर जाति को बताया गया है। इसमें लिखे नहीं, इसमें वंश के आधार पर, वंश के आधार पर जाति को निर्धारित किया गया है, जाति को निर्धारित किया गया है, ठीक है। जाति को निर्धारित किया गया है वंश के आधार पर। तो इसमें कहने का अर्थ है कि क्या है अर्थ इसमें, तो इसमें एक ही परिवार के लोग अलग अलग जाति में बच जाएंगे। इसमें एक ही परिवार के लोग अलग अलग जाति में बट जाएंगे, अलग अलग जाति में बट जाएंगे। समझ में आई बात, अलग अलग जाति में बच जाएंगे रिंग वैदिक काल के अनुसार। और जबकि इसमें जो है ना ऐसा नहीं है। इसमें देखो रिंग वैदिक काल में क्या कहा गया है, वैदिक काल में और रिंग वैदिक काल का वही तो भाग है, रिंग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। इसमें सबसे पहले देखो वैदिक काल में क्या बताया गया है, तो एक हम प्रिज्म से समझाना चाह रहे हैं। सबसे ऊपर गॉड है, सबका तो बाप यहाँ पर बैठे हुए हैं भगवान, ठीक है। इसके बाद गॉड के नीचे कौन आएंगे, तो ब्राह्मण, ठीक है। गॉड के नीचे ब्राह्मण जी आते हैं जी, पंडित, ब्राह्मण। उसके बाद में क्षत्रिय, क्षत्रिय मतलब क्या, पुलिस वगैरह, क्षत्रिय। उसके बाद में क्षत्रिय हो गया, शूद्र हो गया, शूद्र मतलब बिजनेसमैन, क्षत्रिय। तो गॉड, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वैश्य होगा ना, वैश्य हो गया, वैश्य मतलब बिजनेसमैन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। शूद्र कुछ नहीं करने वाला, कुछ नहीं करने वाला, ठीक है। यह बात बताया गया है आपका वैदिक काल में, कुछ नहीं करने वाला, ठीक है। वैदिक काल के लोगों का आधार क्या था, ठीक है। जीवन व्यापन करने का आधार तो कुछ होना चाहिए ना, तो कृषि और पशुपालन लिख लीजिए। जबकि वहां पर क्या था, वहां पर केवल पशुपालन था, कृषि वगैरह, कृषि भी थी, पशुपालन नहीं था मेरे दोस्त, कृषि थी ना। सिंधु सभ्यता के लोगों का आधार बताए तो थे, ठीक है। और मातृ सत्तात्मक को महत्व देते थे या पितृ सत्तात्मक को महत्व देते हैं। लिख लो, कहां पर लिखे, यहां पर लिखे, लिख देता हूं। वैदिक काल के
लोगों का आधार या पेशा कृषि प्लस पशुपालन था। ठीक है, जबकि दूसरा लिख लो सिंधु सभ्यता का, सिंधु मौर्य यूनानी कुषाण गुप्त, यह सब तो सिक्का के बारे में बताए थे जी। सिंधु सभ्यता के लोगों का पेशा, सिंधु सभ्यता के लोगों का पेशा क्या था? कृषि। ठीक है, कृषि, पहला बार कृषि मेहरगढ़ सुलेमान कीर्तन पहाड़ियों के बीच में किया गया था ना, पाकिस्तान में गेहूं मिला था, जौ ईरान में मिला था। बोलिए, कुत्ता को पाला था, मानते हैं। सिंधु सभ्यता के लोगों का पेशा कृषि और वैदिक काल के लोगों का पेशा कृषि प्लस पशुपालन था। ठीक है, और कहां पर लिखे, कहां लिखे, ऊपर वाला मिटा दे। बोलिए, वैदिक काल के बारे में आसपास का जो भी सवाल है उसको लपेट रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो वैदिक काल में क्या है? तो वैदिक काल में वेदों की चर्चा की गई। इसका कालखंड 1500 से लेकर के 600 BC। रचयिता जो है आर्य लोग थे। कहां से आए थे? मध्य एशिया, पंजाब से आए थे। और यहीं पर जो है ना पंजाब में क्या कर दिया? भरत काफिला, भरत राजा को हरा दिया, भरत मुनि राजा को हरा दिया, और इसका नाम जो है ना भरत काफिला के तहत इसे जानते हैं, और भारत का नाम भारत पड़ा। ठीक है, उसके बाद में दक्षिण भारत का रचयिता कौन है? तो दक्षिण भारत का रचयिता अगस्त ऋषि है, और उत्तर भारत का रचयिता गौतम राहु गढ़पंथी। समझ में आ रही है बात? यहाँ पर भारत के बारे में देखो इस तरह से सपोज, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा आपका दक्षिण भारत हो गया, और यहाँ पर उत्तर भारत हो गया। तो इसके रचयिता जो है ना कौन है? तो गौतम राहु गढ़पंडित। और इस भारत के रचयिता कौन है? तो इस भारत का रचयिता जो है ना उत्तर वाला का अगस्त ऋषि है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? मैप थोड़ा सा अच्छा से बनाते, जगह नहीं है तो क्या करें। ठीक है, समझ में आई? बोलिए, उसके बाद में वैदिक काल का हम दो भाग में बांटे। दो भाग में हम नहीं बांटे, दिया हुआ है ऐसा। ठीक है, वैदिक काल दो भाग में था, रिंग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। रिंग वैदिक काल का कालखंड जो है कई बार पूछा हुआ है, 1500 से लेकर के 1000 BC तक, और उत्तर वैदिक काल का कालखंड जो है ना 1000 से लेकर के 600 BC तक। रिंग वैदिक काल में उस व्यक्ति का जाति जो है कर्म के आधार पर सेटिस्फाई किया जाएगा, बताया जाएगा, जबकि उत्तर वैदिक काल में जाति जो है ना वंश के आधार पर बताया जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात? तो कहने का अर्थ है कि इसमें एक ही परिवार के लोग जो है ना अलग अलग जातों में बट गए थे। ठीक है, और यहाँ पर ऐसा नहीं था। वैदिक काल के लोगों का पेशा कृषि प्लस पशुपालन था, और सिंधु सभ्यता के लोगों का पेशा जो है ना वह कृषि था। अब जो है किसको यह महत्व देते थे, यह बात को बताते हैं। ध्यान से समझते चलिए, कहीं पर दिक्कत नहीं होगा। इतिहास में क्या दिक्कत होगी? बस क्वेश्चन आएगा, बना देना है, बात खत्म। ठीक है, बोलिए, चिंता नहीं करना है। अब इसके बाद में देखो, वैदिक काल में ही नदी का जो है ना कुछ कुछ अलग नाम से चर्चा किया गया है। ठीक है, अभी सब इसमें देखो समिति, इसमें क्या होता था, क्या बोलते हैं, इसका समाज कैसा होता था, पंचायत कैसे होती थी, यज्ञ कैसे होता था, ये सब बात इसी में चर्चा किया गया है। बता दे, चलो बता देता हूँ। उसके अलावा जो है ना और क्या बताएं, तो इसके अलावा जो है अब वैदिक काल के बाद आ जाता है यहाँ पर जैन धर्म, बौद्ध धर्म। जैन धर्म का मतलब होता है संसार दुखों से भरा हो। तो जैन धर्म का शुरुआत अगला लेक्चर से करेंगे। ठीक है, पहले यहाँ पर बात बताने दीजिए। वैदिक काल के लोग, लिख लो, वैदिक काल के लोग, वैदिक काल के लोग पितृसत्तात्मक थे। पितृसत्तात्मक को महत्व देते थे, ठीक है, पितृसत्तात्मक को महत्व देते थे। जबकि सिंधु सभ्यता के लोग कैसे थे? तो मातृसत्तात्मक थे। ठीक है, मातृसत्तात्मक थे। वैदिक काल का एक सबसे अच्छा बात कि यहाँ पर बहुत अच्छा सिस्टम था ना, कि यहाँ पर गाय को पाला जाता था, और गाय को पाला जाता था जिसे गोष्ठी कहा जाता है। ठीक है, गाय को पाला जाता है वैदिक काल में, और गोष्ठी कहा जाता है। यहाँ इतना अच्छा सिस्टम है ना जी वैदिक काल की, कि यदि मान के चलो किसी का गाय भूला जाता है, बकरी भूला जाता है, तो वैदिक काल के राजा के पास जा करके शिकायत करता था, तो वैदिक काल के राजा गाय खोज करके देते थे यहाँ के लोगों को। समझ में आ रही है बात? बोलिए, तो वैदिक काल में गाय को पाला जाता था, जिसे गोष्ठी कहते हैं। याद रखिएगा, जिसे गोष्ठी कहते हैं। ठीक है, गोष्ठी कहते हैं। उसके बाद और क्या बताएं, इसमें नदी का भी चर्चा किया गया है। नदी की चर्चा देखो इसमें क्या है, नदी की चर्चा अलग अलग नामों से किया गया। जैसे झेलम नदी को झेलम, ठीक है, झेलम को बितस्ता,
वितस्तता झेलम, उसके बाद में व्यास, व्यास से विपाशा, बसु की नहीं बोल रहे हैं जी, विपाशा, झेलम नदी को वितस्तता बोला गया है वैदिक काल में, व्यास को विपाशा बोला गया है। राबी, परुषिनी, राबी हो गया परुषिनी, परुषनी, परुषनी, ठीक है। चिनाओ, चिनाओ, अस्किनी, याद रखिएगा मेरे दोस्त ये सब बात है। चिनाओ, अस्किनी, झेलम, वितस्ता, व्यास, विपाशा, राबी, परुषनी, चिनाओ, असिनी, ठीक है। सिंधु, सिंधु, सिंध, सिंधु को सिंध, ठीक है। उसके बाद में सिंधु, गंडक, 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 सदानीरा, सदानीरा, ठीक है। गंडक को सदानीरा। सतमा, गंडक हो गया सिंधु, झेलम, व्यास, विपाशा, झेलम, व्यास, राबी, चिनाव, सिंधु, गंडक। उसके बाद में सरस्वती, सरस्वती, घग्घर, ठीक है। घग्घर, घग्घर, ठीक है। तो सरस्वती को क्या बोला गया? घग्घर बोला। न्याय दर्शन की बात कही गई है जी। न्याय दर्शन की चर्चा कहाँ पर है? यहीं पर है जी। न्याय दर्शन कितने हैं? तो 6 वो है न्याय दर्शन, ठीक है। न्याय दर्शन जो है ना कितने हैं? तो न्याय दर्शन मेरे दोस्त जो है ना वह आपका न्याय दर्शन बोले, षष्ठ दर्शन की बात की गई है। षष्ठ दर्शन जो है वह कितने हैं, ठीक है। एक सतलज लिख लो, शत्रुधि छूट गया है। सतलज 8वां, सतलज, सतलज जो है ना शत्रुधि, शत्रुधि, ठीक है। और षष्ठ दर्शन की बात कही गई है इसी में ही, षष्ठ दर्शन, ठीक है। षष्ठ दर्शन मतलब 6 गो। और षष्ठ दर्शन में कौन कौन है? तो पहला है न्याय, ठीक है। न्याय कौन है? तो गौतम, न्याय गौतम। दूसरा न्याय हो गया सांख्य, सांख्य कपिल, ठीक है। उसके बाद में तीसरा सांख्य हो गया कपिल। योगा, योगा पतंजलि, बाबा रामदेव। पतंजलि कौन है जी? रामदेव द्वारा, बाबा रामदेव, ठीक है। बाबा राम रहीम, जिसमें राम लगा है ना, रामदेव, समझ रहे हो। योगा, न्याय, गौतम, सांख्य, कपिल, योगा, पतंजलि। उसके बाद में पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, वादरायण, जैनिनी। और उसके बाद में एक और क्या था जी? तो एक आपका वैशेषिक, ठीक है। वैशेषिक, वैशेषिक, वैशेषिक कौन? तो कनाड। पूछ देगा कभी कभी ना कि निम्न में से बताइए कौन षष्ठ दर्शन नहीं है, तो हालत खराब हो जाएगी, ठीक है। वैशेषिक, कनाड। उसके बाद में पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा लिख लो, उत्तर मीमांसा, उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा। इसका क्या है? तो वादरायण, वादरायण। और इसका जो है जैनिनी, जैनिनी, ठीक है। जैनिनी, समझ में आई बात? तो सुनो, वैदिक काल की कालखंड 1500 लेकर के 600 BC तक है। वैदिक काल के लोग प्रीति शतात्मक को महत्व देते थे, जबकि सिंधु सभ्यता के लोग जो है वह मातृ शतात्मक को महत्व देते थे। वैदिक काल में गाय को पाला जाता था, जिसे गोष्ठी कहते हैं। और वैदिक काल में नदियों का अलग अलग नाम दिया गया है, जैसे कि झेलम, वितस्ता, व्यास, विपाशा, राबी, परुष्णी, चिनाव, अस्किनी, सिंधु, सिंध, गंडक, सदानीरा, सरस्वती, घग्गर, सतलज, शत्रुधि। इसके अलावा षष्ठ दर्शन की चर्चा कहाँ है? तो वैदिक काल में षष्ठ दर्शन की चर्चा है। टोटल षष्ठ दर्शन मतलब 6 गो। न्याय हो गया गौतम, उसके बाद में सांख्य, कपिल, योगा, पतंजलि बाबा रामदेव के द्वारा, वैशेषिक, कनाड, उत्तर मीमांसा वादरायण और पूर्व मीमांसा जैनिनी हो गया, ठीक है। महात्मा बुद्ध जो है ना सांख्य कुल के फॉलोअर थे जी, लिख लो नोट में बात को। महात्मा बुद्ध किसके फॉलोअर थे? तो सांख्य कुल के थे महात्मा, जबकि महावीर स्वामी ज्ञात्री कुल के थे। बात बताएंगे। अब तो जैन धर्म स्टार्ट हो जाएगा। यहां से आपका वैदिक काल हो गया, तो अब जैन धर्म क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो महात्मा बुद्ध, महात्मा बुद्ध सांख्य कुल, सांख्य कुल के फॉलोअर्स थे, ठीक है। फॉलोअर्स थे, ठीक है। समझ में आई बात? तो महात्मा बुद्ध किसके फॉलोअर्स थे? तो सांख्य कुल के फॉलोअर्स थे, ठीक है। जबकि ज्ञात्री कुल के फॉलोअर्स जो है ना आपका महावीर स्वामी थे। तो क्या करते हैं, यहीं पे बात को हम अपना समाप्त करते हैं, ठीक है। और कल की क्लास में क्या करते हैं? तो कल की क्लास में हम जैन धर्म से स्टार्ट करते हैं। बताइए इतना देर तक हमने पढ़ाया, क्लास कैसी लगी? बीच में मक्खी आकर के डिस्टर्ब कर रही थी और अभी भी कर रही है, तो इससे भागना नहीं है।
मंजिल को उसकी औकात दिखानी है, क्योंकि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया तो मुश्किल की आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। और लक्ष्य एक ही रहना चाहिए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो हम चलते हैं ऑफलाइन क्लास लेने, यहाँ पर ऑनलाइन ले रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आई बात। अपने तरफ से बेस्ट प्रोवाइड करा रहे हैं यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपका दायित्व बनता है कि अच्छा से पढ़िए और बात को समझिए। तो मेरे दोस्त, बेहतर होगा कि कॉपी पेन ले करके बैठिएगा और जो इंपॉर्टेंट बात लगेगी उस बात को लिख लीजिएगा। इतना हमने बताया, यदि आप इस बात को जानते हैं तो आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, बहुत बढ़िया। और नहीं जानते हैं तो जानने का प्रयास करिए। इसीलिए कह रहे हैं कि जो आपको अच्छा लगेगी आपके अपने अनुसार वह लिख लीजिएगा, और बेहतर होगा कि कॉपी पेन ले करके बैठिएगा और साथ में लिख लीजिएगा जो आपको इंपॉर्टेंट लगेगी। तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं जन धर्म के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।